गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स कीरा। हम लोग आज कॉमर्स के क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम बेसिकली अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, इसका क्या क्या फ़ीचर्स होता है। इसके हर एक फ़ीचर्स को हम डिटेल्स में जानेंगे। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे सेकंड चैप्टर को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें। उसमें हमने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया है। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो उस चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने पहले उस चैप्टर को कवर किया था और फिर मैं इस चैप्टर में आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप वो वीडियो को देख चुके होंगे, अच्छी तरह से हर चीज़ समझ चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो है हमारा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है क्या, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्या समझते हैं हम अकाउंटिंग से। तो बेसिकली जो आपका एक तरह से क्या कह सकते हो, जैसे हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा था, है कि नहीं। तब देखो क्या होता है, एक बिजनेस अपने ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है कि नहीं। जिस पे भी वो सामान पे वो डील करता है तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है। तो अब वो अकाउंटिंग क्या करता है, उन सारे ट्रांजैक्शंस को एकदम समराइज्ड वे में दिखाता है। ठीक है। समराइज्ड में मतलब क्या हो गया कि हर एक ट्रांजैक्शन को वो डिटेल में दिखाता है। जिससे क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है या फिर बिजनेस का जो ओनर होता है वो ईजिली कैलकुलेट कर पाता है कि उस ट्रांजैक्शन में उसको क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है। तो इस तरह से वो क्या अकाउंटिंग क्या हेल्प करता है बिजनेस मैनेजर को, कि उससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो भी उसने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया या फिर बिजनेस में जो भी इवेंट्स हुए हैं उससे वो क्या कर सकता है, एक तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सकता है कि वो उस एक्शन से वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल स्टेप्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग का बेसिक मतलब से अगर आप डेफिनेशन ही देखो तो इसका एक डेफिनेशन है, देखिए क्या है वो। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है ना। तो मतलब अकाउंटिंग को ही कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग एक तरह का कला है। ठीक है ना। जिसमें अकाउंटिंग क्या करता है, आपके कोई भी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट तो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। उसके बाद वो क्लासीफाई करता है। क्लासीफाई मतलब कि वो जो ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है वो किसके अंतर्गत आता है, यानी कौन सा उसमें एसेट्स है, क्या उसमें लाइबिलिटी है, क्या आपका एसेट बढ़ रहा है कि आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ को क्लासीफाई करता है। एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर मतलब समराइज करता है कि आपके उस ट्रांजैक्शन में हर एक डिटेल्स को बताएगा कि आपका उसमें जो भी अकाउंट इफेक्ट कर रहा है या फिर किसी तरह का भी जो ट्रांजैक्शन में जो भी इफेक्ट आ रहा है उसको समराइज वे में क्या बताएगा, अकाउंटिंग आपका बताएगा। इट इज़ टर्म ऑफ मनी। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ ये होता है क्या, आपको पता है, हमने पहले पता था कि अकाउंटिंग जो भी डील करता है किसके, इन टर्म ऑफ मनी में ही करता है। तो जो भी आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा इन टर्म ऑफ मनी में ही होगा, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन का वैल्यू होगा ही होगा। ठीक है। आगे, ट्रांजेक्शन और इवेंट विच आर द पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो मतलब क्या कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा उसका एक तरह का फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब कि फाइनेंशियल वैल्यू होना चाहिए, जिससे वो क्या कर सकता है, वो खुद को इंटरप्रेट कर सकता है और आपको एक रिजल्ट आपको दे सकता है। ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जो भी बिजनेस मैनेजर आपका देखेगा कि ये जो हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन किया उससे हमें प्रॉफिटेबल हुआ या लॉस हुआ। ठीक है। तो यही होता है आपका अकाउंटिंग। क्या होता है, अकाउंटिंग एक तरह का आर्ट होता है जो किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है और समराइज्ड करता है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर दैट हेल्प्स द मैनेजर और ओनर ऑफ द बिजनेस टू कैलकुलेट इज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। तो ये होता है आपका अकाउंटिंग। अगला में हम चलते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब जो ये अकाउंटिंग बिजनेस करती है तो इससे बिजनेस को क्या फ़ायदा होता है, अकाउंटिंग किस तरह से बिजनेस को हेल्प करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है ना। तो देखो बेसिकली आपका अकाउंटिंग बिजनेस को टोटल 7 टाइप से आपको क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है ना। सबसे पहले वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, फिर क्या करता है, मेजर करता है उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को, फिर उसको रिकॉर्ड करता है, फिर उसको क्लासीफाई करता है, फिर उसको समराइज करता है और समराइज के बाद उसको फिर एनालाइज करके जो बिजनेस मैनेजर होता है उसके साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है ना। तो ये टोटल आपके फीचर्स कह लो, आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या फिर एट्रीब्यूट्स कह लो, ये सब एक ही टर्म से। ठीक है ना। तो ये तीनों आपके अकाउंटिंग के ही फीचर्स के अंदर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन इंडिविजुअली आराम से पढ़ेंगे और सभी को एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर कहो फीचर है अकाउंटिंग का, वो है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन।
अब देखो नाम से ही समझो, आइडेंटिफाई, ठीक है ना, मतलब क्या, आप जो बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एक बार रिकॉल करो, हमने प्रीवियस चैप्टर का बिजनेस ट्रांजेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो आपका होता है एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो क्या करता है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाता है या फिर घटाता है, ठीक है ना। तो यही क्या करता है, हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस से ट्रांजेक्शन किया, बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो बिजनेस ने ट्रांजेक्शन किया, तो वो ट्रांजेक्शन आपका बिजनेस के लिए था कि बिजनेस के ओनर के पर्सनल यूज़ का था। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहो कि जो बिजनेस ने ट्रांजेक्शन किया है वो बिजनेस अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, फिर बिजनेस का जो डे टू डे काम होता है उसके ज़रिए कर रहा है, या फिर ओनर अपना पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है। तो इसी का सबसे पहला चीज़ अकाउंटिंग क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो देखो क्या होता है, identification of financial transaction means in accounting we record only those transaction which are related to the business। मतलब क्या हुआ कि बिजनेस में क्या होता है या फिर अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हो जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे। यानी कि बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजेक्शन को छोड़ के आप किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बिजनेस में अकाउंटिंग का सबसे पहला फीचर यही होता है कि अकाउंटिंग क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होता है उसको ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने बताया कि बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। कैसे कैसे ट्रांजैक्शन, देखिए, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर बिजनेस, ठीक है ना। यानी कि बिजनेस क्या कर रही है, गुड्स और सर्विस का परचेज कर रही है। तो मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये तो बिजनेस के पर्पस के लिए हुआ, यानी कि बिजनेस के लिए यूज हुआ। सेकंड, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच बिजनेस डील, मतलब क्या, जो बिजनेस ने क्या किया है, सेल किया है ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यानी कि जिस किसी में भी जो बिजनेस आपका गुड्स एंड सर्विस को बेचने का काम करती थी उसको बेची है, तो यानी कि ये भी बिजनेस से आपका रिलेटेड हुआ है कि नहीं। तो यानी कि ये दोनों जो ट्रांजैक्शन थे हमारे ये बिजनेस से रिलेटेड थे। थर्ड, पेड सैलरी टू दी होम वर्कर। अब क्या हुआ, जो भी तुम्हारा बिजनेस का ओनर होगा उसने क्या किया, अपने होम वर्कर को सैलरी पेड की है। तो अब ये क्या बताओ, ये जो उसने सैलरी पेड की है क्या उसने अपने बिजनेस के लिए की है कि नहीं, नहीं की है। यानी कि ये ट्रांजैक्शन हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगला देखो, ड्राइंग मेड आउट बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। यानी कि देखो ड्राइंग हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब बिजनेस का ओनर अपने प्राइवेट यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाल ले। तो अब देखो ये तो बिजनेस से तो है मगर बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, इसमें बिजनेस का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो किस चीज़ के लिए निकाल रहा है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये भी तुम्हारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो क्या करता है आपका अकाउंटिंग आपका करता है कि इसी तरह के ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस के पर्पस के लिए है और कौन सा ट्रांजेक्शन आपका बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला फीचर होता है आपका किसका, अकाउंटिंग का, जो था आपका क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट, ठीक है। अब चलते हैं हम कौन सा, हमारा सेकंड फीचर क्या है हमारा, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। यानी कि क्या, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है ना, बिजनेस ने जो बिजनेस आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई ये जो मेरा ट्रांजेक्शन था ये बिजनेस से रिलेटेड था। अब वो क्या करेगा, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ उसको क्या करेगा, मेजर करेगा इन टर्म ऑफ मनी, कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी थी, ठीक है। तो देखते हैं हम, देखिए हमारा सेकंड वही है, मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब देखो, मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन मीन्स ऑल दी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डिंग इन अ मनी वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि जितने बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे उसके कोई ना कोई मनी वैल्यू होगा ही होगा, है कि नहीं। मतलब आपने सपोज कर लो, अब बिजनेस ने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदी और मशीन का वर्थ था 1 लाख रुपीज़। तो अब मतलब जब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ तो इसका मनी वर्थ कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़, है कि नहीं। तो जब बिजनेस आइडेंटिफाई कर लेगी कि हाँ ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसके बाद वो क्या करेगी कि उस बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो मनी वैल्यू होगा उसको मेजर करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव अ मनी वैल्यू। मतलब क्या कहा गया कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन आपका होगा उसमें मनी वैल्यू का होना जरूरी है। यानी कि कोई भी आपका जो ट्रांजेक्शन हो वो विदाउट मनी वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी कि एक नॉर्मली कहो कि अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन किसी तरह का बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रही है तो क्या हो सकता है, वो कभी भी किसी बिना पैसे का करेगा नहीं ना, वो तो उसमें पैसा लेगा ही लेगा, पैसा से होगा ही होगा। तो उसी में आपका क्या होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन आएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब मैंने फिर से इसमें एग्जांपल दिया, क्या बिजनेस है वो ट्रांजेक्शन कर रही है, क्या ट्रांजेक्शन कर रही है, परचेज ऑफ लैंड एट 50,000।
मतलब क्या, बिजनेस ने परचेस किया लैंड को एट 50,000। तो इसमें देखो ये जो 50,000 दिखा रहा है ये क्या है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा दिखा रहा है मेजर वैल्यू, यानी कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन किया उसमें देखो मनी वैल्यू को दिखा रहा है। अगला देखो परचेज ऑफ फिक्स एसेट एट 1,00,000 रुपीज़, ठीक है ना, यानी बिजनेस ने फिर से कोई फिक्स एसेट को परचेज किया होगा तो उसने किसका मनी वैल्यू कितनी होगी इसकी 1,00,000 रुपीज़। अगला देखते हैं सेल ऑफ गुड्स एट 50,000, तो देखो यहाँ पे भी जो 50,000 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्विस प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर वर्थ 10,000, यानी कोई तरह सर्विस प्रोवाइड किया गया किसी कंज्यूमर को, कितना उसका वर्थ कितना था 10,000, यानी कि मनी वैल्यू कितनी होगी उसकी 10,000। आगे देखते हैं बिल पेड बाय द बिजनेस 15,000, तो अब देखो यहाँ पे 15,000 ने कि क्या है एक तरह से अमाउंट मनी वैल्यू दिखा रहा है जो किसने किया है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के द्वारा हुआ है। अगला देखो सैलरी पेड टू स्टाफ 10,000, यानी कि सैलरी पेड की गई है बिजनेस के किसी एम्प्लॉय को, तो उसका वैल्यू कितना है 10,000, ठीक है ना। मतलब आपने क्या देखा यहाँ पे हमने जितना भी ट्रांजेक्शन दिया सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड थे और सभी के एक ना कोई ना कोई मनी वैल्यू थी, ठीक है ना। तो यही बेसिकली कहना चाहता है। इसका दूसरा फीचर अकाउंटिंग का है क्या, कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उसका कोई ना कोई मनी वैल्यू होगा और साथ ही में वो क्या करेगा, उसको मेजर करेगा, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उसको मेजर करेगा इन टर्म ऑफ मनी। ओके, अगला में चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला जो हमारा है वो क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब क्या, अब देखो बिजनेस ने क्या कर लिया, बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको मेजर भी कर लिया, तो अब आपने क्या करिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा, है कि नहीं। तो अब जो भी उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा बिजनेस का उसमें वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। तो थर्ड हमारा वही है क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो देखिए क्या बोला, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन मीन्स रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस ने किया और जिसका भी मनी वैल्यू है अब उसको बिजनेस क्या करेगी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटर करेगी, ठीक है ना। बुक्स लाइक जनरल और सब्सिडरी बुक, ठीक है ना। तो बेसिकली जिस बुक में बिजनेस अपने जो ये सारी जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करती है उसको आइदर हम जनरल बुक कहते हैं या फिर सब्सिडरी बुक कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो भी छोटे मोटे बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, जनरल बुक में डालते हैं, एंट्री करते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो उसको सब्सिडरी बुक में इंटर करती है, ठीक है ना। तो ये सब बेसिकली आपके ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है और बिजनेस पे डिपेंड करता है कि जो जितने बड़े ट्रांजेक्शन करता है वो उस अपने हिसाब से उसी बुक्स में उसकी एंट्री करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। नंबर आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, ठीक है ना। अगला क्या है, क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन। मतलब क्या, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने मेजर कर लिया, आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, अब उसको क्या करोगे, उसको आप करोगे क्लासीफाई। क्लासीफाई मतलब क्या होगा, आप उसमें से छाटोगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में जाएगा। लेट सपोज आपने कैश का यूज़, आप क्या कर रहे हो, कैश का यूज़ करके कोई फर्नीचर खरीद रहे हो, तो अब देखो इसमें दो अकाउंट इन आपका इफेक्ट करेंगे। पहला हो गया कैश का, दूसरा हो गया फर्नीचर का। तो मतलब क्या हो गया, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करेगी, किसी तरह का ट्रांजेक्शन करेगी तो उसमें वो क्या करेगी, क्लासीफाई करेगी, यानी छाटना चालू करेगी। कैसे, अभी समझाता हूँ। देखिए ये दिया गया है, क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक बार अच्छे से पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। देखिए, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जनरल और सब्सिडरी बुक द ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइज or classifying in the process of grouping the transaction of one nature at one place at a separate account। मतलब क्या हो गया कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं हम उस ट्रांजेक्शन को, उस जनरल एंट्री के बाद हम सारे जो भी अकाउंट्स को, जो अलग अलग अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहा है उसको हम क्या करते हैं, छाटना शुरू करते हैं, ठीक है ना। यानी कि अलग अलग अकाउंट में यानी कि जो भी आपका जो भी आइटम रहेगा, जो भी अमाउंट रहेगा उसको आप क्या करोगे, अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करोगे। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। लेट सपोज कर लो, देखो बिजनेस है, उसने एक ईयर में बहुत सारे परचेज और सेल किए। यहाँ पे एस में दिखा रहा हूँ सेल्स को और पी दिखा रहा हूँ मैं परचेज को, ठीक है ना। तो एस देखो बहुत सारे सेल्स किए हैं, बहुत सारे परचेज किए हैं, तो अब वो क्या करेगा, इन सारे को पहले क्या करेगा, उसको जनरल में या सब्सिडरी बुक में एंट्री कर लेगा। जब उसने एंट्री कर लिया तो अब जितने भी परचेज के आइटम थे वो क्या करेगा, उसको एक परचेज बुक में लिख लेगा, यानी कि एक परचेज बुक नाम का उसने अकाउंट खोल लिया। दूसरा जो भी सेल करेगा उसको सेल्स बुक नाम का उसने एक अकाउंट खोल लिया। अब क्या करेगा, सेल्स बुक में सारे सेल्स की एंट्री करेगा और परचेज बुक में सारी परचेज की एंट्री करेगा। इससे क्या करेगा, वो क्लासीफाई कर लेगा और उसे ईजी रहेगा जानने में कि 1 ईयर में उसने कितने सेल्स किए और 1 ईयर में उसने कितने परचेज किए। तो देखो ये क्या हो गया, एक तरफ से आपका क्लासीफाई हो गया, मतलब क्या, जो भी आपका ट्रांजेक्शन चल रहा था, ठीक है ना, उस
जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए उसको उसने क्या किया, सबको अलग अलग कर लिया। अब अलग अलग करने से उसको हर एक चीज़ का हिसाब मिल रहा है कि उसने कितना सामान बेचा और कितना सामान उसने खरीदा। ठीक है, तो इसी तरह वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन करेगा और बहुत सारे उसमें अलग अलग तरह के आपके आइटम्स आएंगे और वो क्या करेगा, उन आइटम्स को क्या करेगा, धीरे धीरे उनके अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स उसमें ट्रांसफर करेगा। ठीक है ना, तो यही होता है इसमें क्लासीफाई करने का। ठीक है ना, यानी जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करेगा, क्लासीफाई करेगा अकॉर्डिंग टू देयर अकाउंट्स और आइटम। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्या, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन। समराइजिंग मतलब क्या, अब देखो आपने ट्रांजेक्शन कर लिया, अब उसको समराइज करोगे, है कि नहीं। अब देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन एक साल में तो बहुत सारे, लेट सपोज 500 600 700 ट्रांजेक्शन करती है। अब सबको एक साथ लिखोगे तो क्या आपको हर चीज़ का पता चल पाएगा कि आपने कितना परचेस किया, कितना सेल्स किया, नहीं। इसके लिए आपने क्या किया, समराइज किया। समराइज मतलब क्या करोगे आप, जितने भी आपने क्लासीफाई कर लिया अकाउंट्स को, यानी कि आपने हर एक एंट्री के लिए अलग अलग अकाउंट्स खोल लिया। लाइक सपोज आपने कैश का एक अलग अकाउंट खोल लिया, आपने एसेट्स का अलग अकाउंट खोल लिया, आपने बिल्डिंग का अलग अकाउंट खोल लिया, आपने करंट एसेट का अलग अकाउंट खोल दिया। तो अब क्या करोगे, आप उन सब का सम करोगे, जिससे आप ये नहीं बताओगे कि भाई इंडिविजुअली बताओगे हाँ मेरे पास इतना फिक्स एसेट है, मेरे पास ये इतना करंट एसेट है, मेरी इतनी लायबिलिटी, मेरी इतना कैपिटल है, नहीं। आप अलग अलग नहीं बताओगे। अब आप क्या करोगे, सबका एक समराइज करोगे और उसको डायरेक्टली आप बता दो कि हाँ भाई मेरे पास करंट एसेट का इतना अमाउंट है, लायबिलिटी का इतना अमाउंट है, एसेट का इतना अमाउंट है, कैपिटल इतना है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, सबको समराइज्ड वे में बताओगे। कैसे, देखो देखिए, समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो गया, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन्स मीन्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ यूजफुल मैनर। मतलब क्या, आपने जो डाटा को समराइज किया, ठीक है ना, यानी कि आपने क्लासीफाई कर लिया, सॉरी आपने क्लासीफाई किया। अब क्लासीफाई करने के बाद उसको क्या करो, समराइज करोगे, ताकि आप उसको क्या करो, यूज कर पाओ अपने लिए। ठीक है ना, अब जैसे आपने समराइज करके आपने बहुत सारा परचेज अकाउंट खोला, सेल्स अकाउंट खोल लिया, है कि नहीं। तो आपने जब अकाउंट खोला तो आपने कितना परचेज किया, कितना आपने सेल किया, इसको तो आप कैलकुलेट करोगे, है कि नहीं, तभी आपको पता चलेगा। तो मतलब क्या, आपने जब क्लासीफाई कर लिया तो क्लासीफाई करने के बाद आप उसको समराइज करोगे। आप ये नहीं देखने जाओगे इंडिविजुअली कितना हर एक ट्रांजेक्शन आपने कितना कितना का परचेस किया, आप सिर्फ इतना देखोगे आपके पास परचेस कितना है, आपके पास सेल्स कितना है। ये क्या कहलाएगा, आपका समराइजिंग कहलाएगा। ठीक है ना, देखो क्या फिर बोला है, विच इज अंडरस्टैंड बाय द मैनेजमेंट एंड द यूजर। ठीक है ना, अब जैसे सपोज कर लो मैंने डायरेक्ट बोला भाई कि मेरे पास मैंने एक साल में लेट सपोज 15 लाख का मैंने परचेस किया और मैंने एक साल में 20,000 का सेल्स किया, है कि नहीं। तब देखो इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया, तो इसमें क्या हो गया, मुझे नहीं देखना पड़ा बुक, मेरा परचेज बुक, मेरा सेल्स बुक को, है कि नहीं। मैंने डायरेक्ट समराइज में बता दिया कि भाई एक साल में मेरे इतने इतने ट्रांजेक्शन हुए, इसमें मेरा परचेज का इतना अमाउंट है, मेरा सेल्स का इतना अमाउंट है। ठीक है ना, तो ये समराइज्ड वे में बता देता है आपको क्या, कि आपका बिजनेस का जो भी अकाउंट है उसका समराइज फॉर्म में एक तरह से एक्सप्लेन कर देता है कि उस अकाउंट का क्या हाल है। ठीक है ना, आगे इन दी समराइजिंग प्रोसेस वी मेक सम अदर अकाउंट्स लाइक ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है ना, तो जब हम समराइज करते हैं हमारे जितने बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम समराइज करते हैं, तो उसमें हम 3 अकाउंट ज़्यादा करके खोलते हैं। पहला होता है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है ना, आने वाले चैप्टर्स में आप इन तीनों के बारे में इंडिविजुअली अच्छी तरह से पढ़ोगे, तो उसका आप टेंशन मत लो। बस इतना जान लो कि जब भी हम समराइजिंग करते हैं तो इन 3 अकाउंट्स को हम बेसिकली खोलते हैं। ठीक है ना, और जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया क्या कि जितना टोटल परचेज हुआ, देखो टोटल परचेज का मैंने अमाउंट लिख दिया 2 लाख रुपीज़, टोटल सेल का मैंने अमाउंट लिख दिया 5 लाख रुपीज़। तो अब मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअली परचेज कितना है, इंडिविजुअली सेल्स कितना है। मैंने डायरेक्ट बोल दूंगा क्या कि मेरा टोटल सेल्स है 5 लाख और टोटल परचेज है 2 लाख, बस समराइज हो गया, है कि नहीं। मुझे इंडिविजुअली अकाउंट्स या फिर ट्रांजेक्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या, एनालाइजिंग द ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है ना, मतलब क्या, हमने समराइज कर लिया, अब समराइज करने के बाद हम उसके एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब क्या कि हमने जो ट्रांजेक्शन किए तो उसमें हमारे किस ट्रांजेक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ, किस ट्रांजेक्शन में हमें लॉस हुआ, अगर हमारा लॉस हुआ तो कैसे हुआ, और अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ। तो बेसिकली हम ये सब देख के हम जैसे मार्केट के हिसाब से हम ये सब चीज़ों को देखकर अनुमान लगाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि बिजनेस किस तरह से आगे और प्रॉफिट कमा सकती है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, जो भी आपके समराइज्ड फॉर्म में अकाउंट्स खुलते हैं उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। यही है आपका अकाउंटिंग का नेक्स्ट फीचर, या फिर आप स्टेप कर लो। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, आफ्टर समराइजिंग द ट्रांजेक्शन द बिजनेस एनालाइज द इंटरप्रेट द डाटा विच हेल्प टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या, अब जब आपने क्या कर लिया,
आपने अपने अकाउंट को समराइज्ड कर लिया, यानी कि आपने सबका कैलकुलेशन कर लिया। अब कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा रिजल्ट कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या फिर आपने एक अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ आपको, है कि नहीं। तो जिससे क्या होगा, आपके बिजनेस में बिजनेस के लोगों को या फिर बाहर के लोगों को क्या होगा, हेल्प होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। लेट सपोज देखो, हमने समराइज किया तो हमें पता चला कि हमारा टोटल सेल जो था 5 लाख का था, और टोटल जो परचेज था वो 2 लाख रुपीज़ का था। अब जब दोनों को मैंने डिफरेंस किया तो पता चला कि मैंने एक ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने एनालाइज किया, अब मुझे पता चल गया कि मेरा एनालाइज में क्या पता चला कि मेरे बिजनेस ने इस साल 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है। अगला फीचर में चलते हैं। अगला और हमारा लास्ट जो फीचर है वो है क्या, कम्युनिकेशन टू यूजर्स। मतलब क्या हुआ, अब देखिए जो भी आपने एनालाइज किया, अब आप उसको क्या करोगे, पब्लिश करोगे, है कि नहीं। यानी कि आप न्यूज़पेपर्स में या फिर अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे, जिसमें जब लोग नेट में देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, तो उसमें आपको बिजनेस का एक बैलेंस शीट शो होगा। अब उसमें आप क्या करोगे, आप उसमें अपना बैलेंस शीट, अपना जितना आपने ड्यूरिंग द ईयर जितना भी आपका कैपिटल रहा, जितना भी आपका बैलेंस शीट रहा, आप उसको पब्लिश करोगे। जिससे क्या होगा, जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसका हेल्प लेके अपना इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको तो बाद में तो समझ में आएगी अच्छी तरह से। अब सिर्फ इतना समझ कर लो कि उस सारे जितना भी डाटा को आप एनालाइज किया गया है बिजनेस के द्वारा, वो उसे पब्लिश करेगी, तो उसका हेल्प से क्या करेंगे, वो डाटा लोगों से कम्युनिकेट करेगी। कैसे, देखो, accounting also include the communication between the business and the users of financial data who analyze the as per their individual requirement। मतलब क्या, अब ये जो डाटा पब्लिश की गई है मैनेजमेंट या फिर बिजनेस के द्वारा, तो जितने भी लोगों को उसको जिस तरह से उसका यूज़ करना होगा, वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका यूज़ करेगी। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। देखो, बिजनेस है, उसने रिजल्ट क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। मतलब उसने प्रॉफिट लॉस कितना कमाया, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी थी, उसने उसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। ठीक है ना। अब देखो यूजर्स कौन कौन आएंगे, ठीक है ना, कौन कौन इन सारे डाटा का यूज़ करेंगे। तुम्हारा देखो 2 टाइप के यूजर होंगे, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या हो गया, बिजनेस के अंदर के लोग। बिजनेस के अंदर के लोग कौन होंगे, तो भाई पहले उसका ऑनर देखेगा कि भाई मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। उसका एम्प्लॉय देखेगा कि मेरा कंपनी का क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, वो कैसा चल रहा है। ठीक है ना। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट की टीम है, वो देखेगी कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, है कि नहीं। तो इस तरह से वो क्या करेगी, इस रिजल्ट का यूज़ करेगी। अगर हम बात करें एक्सटर्नल यूजर्स की, तो उसमें कौन आएगा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या काम होगा कि भाई जब तुम्हारा बिजनेस क्या करेगी, अपना पब्लिश करेगी जो भी आपका डाटा रहेगा, तो उसको देख के बैंक क्या करेगी, लोन प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं। बैंक जाके बिजनेस को बोलेगी भाई आप हमसे लोन ले लो, हमसे कर्जा ले लो, कोई भी, या फिर अगर सपोज करो कोई भी नया तुम्हारा क्या बोलेंगे उसे, कोई भी तुम्हारा अगर नया प्रोजेक्ट आता है, तो जो भी तुम्हारा उसमें बैंक उसको आराम से क्या करेगी, लोन कंपनी को प्रोवाइड कर देगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो देख रही क्या, बिजनेस तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है ना। तो इस तरह का ये क्या करते हैं, रिजल्ट का तुम्हारे एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। फिर तुम्हारे क्रेडिटर्स हो गए। अगर सपोज करो बिजनेस किसी से क्या करते हैं, उधार में पैसे लेते हैं, तो अगर क्रेडिटर्स को पता है कि नहीं ठीक है ये बिजनेस है, बहुत अच्छी रेपुटेड बिजनेस है, ये अच्छी तरह से तुम्हारा प्रॉफिट कमाती है, ये मुझे मेरा पैसा वापस कर देगी, तो ये सब डाटा देख के वो क्या करेगी, आराम से पैसा वापस, उसको क्या करेगी, रिलायबल होकर उसको पैसा उधार में दे देगी। ठीक है ना। तो इस तरह का यूज़ करके क्या होता है, तुम्हारा अकाउंटिंग एक तरफ से कम्युनिकेट करता है उनके यूजर्स के साथ। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा, किस तरह से कम्युनिकेट करता है तुम्हारा अकाउंटिंग। ठीक है। अगला टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग के, यानी किस मोटिव से तुम्हारा अकाउंटिंग यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं, टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब क्या कि भाई आप बिजनेस एक साल में कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहा है, कितने का ट्रांजैक्शन कर रहा है, इन सभी का एक रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकेंड, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब भाई हमें पता बिजनेस कोई भी अपना फंक्शन कर रही है, तो एटलीस्ट बिजनेस ये तो जानना चाहेगी ना कि भाई हम प्रॉफिट कर भी रहे हैं या फिर नहीं, या फिर हम लॉस में जा रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, उसी तरह से वो स्टेप उठा सके। अगर वो प्रॉफिट में कमा रही तो और अच्छे स्टेप लेके वो क्या करेगी, और प्रॉफिट कमाना चाहेगी। अगर वो लॉस सफ़र कर रही है तो वो अच्छे स्टेप्स लेके क्या करेगी, कोशिश करेगी कि वो लॉस को कवर करके प्रॉफिट कमा सके, है कि नहीं। तो बिजनेस जानना चाहती है कि उसे प्रॉफिट हो रही है कि लॉस, इसके लिए वो क्या करती है, अकाउंटिंग का यूज़ करती है। आगे,
टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब भाई जब उसे पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है कि लॉस कमा रही है, उसी हिसाब से वो मार्केट में अपना रेपुटेशन बना पाएगा, है कि नहीं। अगर बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो उसकी रेपुटेशन भी अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, लॉस में सफर कर रही है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही खराब रहेगी। ठीक है। अगला, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर। ठीक है ना, यानी कि बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, यानी कि जो मार्केट में डिमांड है बिजनेस की वो दिन ब दिन बढ़ रही है कि नहीं, इसको भी चेक करने का हेल्प कौन करता है, आपका अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक है। अगला, टू प्रिवेंट एंड डिडक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। मतलब क्या, जो भी तुम्हारा किसी भी अकाउंटिंग में तुम्हारा किसी तरह का फ्रॉड किया जाता है या फिर किसी तरह का भी कोई भी गड़बड़ी होती है अमाउंट में, उसको करेक्ट करने का काम कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। क्यों? बिकॉज अकाउंटिंग के जो फीचर्स होते हैं जिसमें वो क्या करता है, वो आपका पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेज़र करता है, मेज़र करने के बाद रिकॉर्ड करता है, फिर समराइज करता है, फिर एनालाइज करता है। ठीक है ना। तो इतने सारे प्रोसेस होने के कारण क्या होता है, ये आपको हेल्प करता है किसी भी तरह का एरर या फिर फ्रॉड से बचने में। ठीक है। अगला, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। जैसे हमने जो लास्ट फीचर हमने पढ़ा था क्या, कि जो आपका अकाउंटिंग होता है वो कम्युनिकेट करता है यूजर्स को। ठीक उसी तरह आपका अकाउंटिंग एक तरफ से क्यों यूज़ किया जाता है, वो क्या करता है, जो भी बिजनेस के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, वो क्या करता है, उसको एक तरह से यूज़ करता है, जो भी वेरियस कंज्यूमर्स होंगे, जो भी आपके पार्टीज होगी, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, कौन, अकाउंटिंग। तो ये आपके कुछ बेसिक अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे। अगला टॉपिक में चलते हैं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अब देखो भाई, अकाउंटिंग पूरी तरह से अच्छा तो है नहीं, कुछ कुछ इसकी कमियां भी होंगी, क्योंकि जितनी अच्छाई होती है उतनी कमियां भी होती है। तो क्या क्या कमियां हैं अकाउंटिंग में, इसको भी एक बार अच्छी तरह से देखते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, इट इज एस्टिमेट। ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई देखो, इस साल हमने बिजनेस परफॉर्म किया, ठीक है ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत सारे हमने बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म किया, इवेंट्स परफॉर्म किए। अब उससे हो सकता है कि हमें इस साल प्रॉफिट हो गया, मगर हम क्या करते हैं, हम ये अनुमान करते हैं कि अगर हम सर्टन स्टेप्स लेंगे तो हमारे आने वाले फ्यूचर्स में भी हम प्रॉफिट कमा लेंगे। मगर वो प्रॉफिट कमाएंगे ये 100% श्योर होगा कि नहीं, ये हम कभी नहीं बना सकते। ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं क्या, जो आपका अकाउंटिंग होता है वो पूरी तरह से सही नहीं होता है, इसमें एक तरह का हम क्या करते हैं, अनुमान लेके काम करते हैं। ठीक है। तो इसलिए पहला लिमिटेशन इसका क्या है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, इट इज एस्टिमेट। ठीक है ना, ये एस्टिमेट में होता है। सेकंड, इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। ठीक है ना, सबसे गंदा चीज़ ये होता है अकाउंटिंग का कि प्राइस लेवल को कभी जो भी चेंजेस आते हैं उसको कभी भी लेता नहीं है, उसको इग्नोर करता है। जैसे सपोज कर लो, आज आपका जो बिजनेस का बिल्डिंग है, लेट सपोज आपने उसको खरीदा था आज से 10 साल पहले 50,000 में, यानी 50,000 में। आज उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख हो गई है, मगर फिर भी जो आपका अकाउंटिंग होगा ना, वो क्या मानेगा कि आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 50,000, ना कि आपका 1 लाख। ठीक है ना। तो ये अकाउंटिंग का एक बहुत गंदा चीज़ होता है कि क्या करता है, वो आपके प्राइस लेवल को, जो भी आपका प्राइस लेवल होता है उसको हमेशा लो ही मानता है, ना कि हाई मानता है। ठीक है। तो ये इसलिए होता है। दूसरा, थर्ड है, इट इग्नोर्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है ना। अब क्या मतलब, बेसिकली देखो, जो भी आपका अकाउंटिंग होता है, अब लेट सपोज अकाउंटिंग में आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, इसमें बिजनेस अकाउंटिंग कुछ नहीं करता। कैसे, देखो, लेट सपोज आपका जैसे बिजनेस दिखा रही कि आपका इस साल में लॉस हुआ, अब क्यों लॉस हुआ उसका वो रीज़न नहीं बता रही, मगर देखो क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ स्टाफ होती है अगर वो खराब रहा, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो भी खराब रहेगा, और जब परफॉर्मेंस खराब रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या जाएगा, बिजनेस लॉस सफर करेगी। मगर कभी भी अकाउंटिंग में हम ये तो नहीं दिखाएंगे ना कि भाई बिजनेस के जो इंप्लॉय थे उसका बुरा काम करने की वजह से हमें लॉस सफर करना पड़ा, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ नहीं, क्या अकाउंटिंग नहीं देखती है, वो सिर्फ अमाउंट, जो मनी वैल्यू होती है उसी को सिर्फ फॉलो करती है, और इसलिए हमें एक पूरी तरह से अच्छी लॉस होने का क्या रिजल्ट था ये हमें नहीं बताती है। ठीक है। अगला, विंडो ड्रेसिंग। अब ये विंडो ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। क्या होता है देखो इसमें, इट मीन्स मैनिपुलेटिंग अकाउंटिंग टू शो हायर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना। मतलब क्या, बहुत सारे बिजनेस ऐसे करते हैं, बिजनेस जो भी ओनर्स होते हैं वो जानबूझ से अपना मार्केट में अच्छा रेपुटेशन बनाने के लिए या फिर बैंक से अच्छी तरह से लोन ले लेने के लिए, यानी कि बाकियों को एक तरफ से फ्रॉड करने के लिए वो क्या करती है, अपने बैलेंस शीट में हेर फेर कर देती है, यानी कि अपनी बैलेंस शीट में हायर प्रॉफिट दिखाती है। मतलब भले वो उसने उस साल लॉस सफ़र किया होगा, मगर फिर वो क्या करती है, वो ये दिखाती है कि भाई इस साल मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पड़ता है और लोग इसमें इजीली अट्रैक्ट होकर अपना फंड इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग करते हैं। जब आपका जो भी
मैनेजर या फिर अकाउंटेंट होता है, वो अकाउंटिंग में क्या करता है, आपके जो भी मनी वैल्यू या फिर जो भी आपके अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि वो प्रॉफिट को हाई दिखा सके किसी भी बिजनेस का। ठीक है, अगला देखते हैं। सो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है क्या, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। ठीक है ना। अब आपका इसमें इस चैप्टर में ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि बेसिकली जब भी आपका एग्जाम होता है तो ये अप्रोक्स आपका 5 मार्क्स का तो पूछ ही लेता है। ठीक है ना, कि बुक कीपिंग क्या होता है और आपका अकाउंटिंग क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। तो हम इसको एक तरह से डिफरेंस के तौर पर हम देखते हैं कि आपका बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं किसके ऊपर, बुक कीपिंग के ऊपर, कि बुक कीपिंग क्या होता है। देखिए बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग सबसे पहले मतलब समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है इसका। देखिए बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब बुक कीपिंग क्या करता है, एक तरफ से जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है, और जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है वो हमेशा मनी के रूप में ही होता है। ठीक है ना, इसमें मनी को छोड़ के और किसी भी रूप में नहीं हो सकता है। उन सारे ट्रांजेक्शन क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है। आगे किस चीज़ को ये इंक्लूड करता है, यानी अकाउंटिंग का कौन कौन सा फीचर्स को ये इंक्लूड करता है। तो इट इंक्लूड द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़। कौन कौन सा, आइडेंटिफाई करने का काम बुक कीपिंग करता है, मेजरिंग करने का काम बुक कीपिंग करता है, रिकॉर्डिंग करने का काम बुक कीपिंग करता है, और क्लासीफाई करना ट्रांजेक्शन को, ये भी कौन काम करता है, आपका बुक कीपिंग ही करता है। ठीक है ना। तो बेसिकली ये 4 आपका फंक्शन जो भी रहता है वो बुक कीपिंग परफॉर्म करता है। अगला स्टेज देखते हैं, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि जो आपके बुक कीपिंग की जाती है, जैसे हमने ये देखो 4 स्टेप देखा, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, ये स्टार्टिंग स्टेज ऑफ अकाउंटिंग होता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है, तो सबसे दूसरा काम क्या होता है, मेजर करना होता है, तीसरा काम होता है रिकॉर्ड करना, चौथा काम होता है क्लासीफाई करना। तो मतलब ये सब क्या स्टार्ट के शुरुआत के स्टेजेस होते हैं, इसलिए इसको कहा गया क्या, प्राइमरी स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है ना, यानी कि अकाउंटिंग के शुरुआत में हम बुक कीपिंग करते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव होता है बुक कीपिंग का, मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन का पूरी तरह से रिकॉर्ड रखना ही बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है ना, यानी कि उसका मेन एम होता है। परफॉर्म्ड बाय, कि बुक कीपिंग को कौन परफॉर्म करता है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी आपका आइडेंटिफाई करने का काम हो गया, मेजर करने का काम हो गया, रिकॉर्ड करने का काम हो गया, क्लासीफाई करने का काम हो गया, ये सब काम कौन करता है। ठीक है ना। तो परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। ठीक है ना, यानी बेसिकली बिजनेस का कोई भी एक इंसान इसको कर सकता है आराम से, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है आपका अकाउंटिंग का। ठीक है ना, वो इस काम को आराम से कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बुक कीपिंग। देखते हैं आपका अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग तो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, है कि नहीं। तो अकाउंटिंग का मीनिंग आपको पता ही होगा, तो मीनिंग में हम सीधा आप चाहो तो वो लिख सकते हो या फिर दूसरा एक डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या, अकाउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है ना, मतलब क्या, जहाँ पे आपका बुक कीपिंग खत्म होता है उसके बाद आपका अकाउंटिंग शुरू होता है। मतलब क्या, हमने जो बुक कीपिंग में देखा था वो क्या करता है, 4 स्टेजेस को फॉलो करता है। पहला आपका आइडेंटिफाई था, दूसरा आपका मेजर्स था, तीसरा आपका रिकॉर्डिंग था, और चौथा आपका क्लासीफाई था। यानी कि आफ्टर क्लासीफाई जो भी प्रोसेस होगा आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, वो होगा अकाउंटिंग में, उसको हम अकाउंटिंग में इंक्लूड करेंगे। तो देखो हमारा सेकंड जो पॉइंट था इंक्लूड, उसमें लिखा भी है कि इट इंक्लूड द फॉलोइंग 3 एक्टिविटी। कौन कौन सा, समराइज करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना। ये 3 काम कौन करता है, आपका अकाउंटिंग करता है। ठीक है, अगला देखो स्टेज। अब इसका जो स्टेज होता है इसको छोटे मोटे लोग नहीं कर सकते, यानी जूनियर स्टाफ नहीं कर सकते, इसके लिए एक बड़े लेवल, हाई लेवल ऑफ स्किल के लोगों का जरूरत होता है। तो इसमें बेसिकली जो परफॉर्म करते हैं, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज, यानी कि दूसरे तौर पे आपका किया जाता है, यानी कि बाद में आफ्टर बुक कीपिंग, तो सेकेंडरी स्टेज हो गया आपका। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कम्युनिकेशन देम टू द इंटरेस्टेड पार्टी। यानी क्या, आपको बेसिकली एक ईयर में अब बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया उसको कैलकुलेट करना, और साथ ही जो भी आपका रिजल्ट रहेगा, जो भी आपका डाटा रहेगा, उसको कम्युनिकेट करना विद द इंटरेस्टेड पार्टीज। यानी कि जो भी बिजनेस उस डाटा से इंटरेस्टेड रहती है उसके साथ उसको क्या करती है, वो कम्युनिकेट करती है, कौन, अकाउंटिंग। ठीक है, अब परफॉर्म किया जाता है किसके, परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ हैविंग अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल। ठीक है ना, यानी कि जो भी अकाउंटिंग है छोटा मोटा कोई भी जूनियर स्टाफ नहीं कर सकता। इसके लिए जैसे आपका जो सीए होता है, सीएस होते हैं, ये जो प्रोफेशनल कोर्स करके जो लोग रहते हैं, ये लोग ही इनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है आपका अकाउंटिंग। तो जब भी आपको अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग का जो भी डिफरेंस पूछेगा तो आप ये 5 पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारे इतने ही टॉपिक्स थे, इतने ही सारे चैप्टर्स थे। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो भी समझाया, आपको टोटल 12 टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, तो 12 चैप्टर को मैंने आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, ठीक है।